एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला। एक बार ही लगती बाजी, चलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। ये मुसलमान हो हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान हो हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद को जाते। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद को जाते। अरे बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो बच्चों कैसे हो आप? हाँ, पिछली बार किसी ने फरमाइश की थी कि सर यार मधुशाला सुना दो। वैसे अपने चैप्टर भी है हरिवंश राय बच्चन का, पहला ही आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और उस समय तो मधुशाला की धूम मची हुई थी, जहाँ कहीं भी काव्य मंचों के ऊपर जाया करते थे तो अक्सर हरिवंश राय बच्चन से अनुरोध किया जाता था कि आप मधुशाला अवश्य सुनाएं। तो बीच बीच में एक दो रुबाइयाँ आपको और सुनाते रहेंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं अपना मॉडल पेपर दूसरा। आपने पहले जो ब्लू प्रिंट था उसके लिए जो मुझे आपने इतना स्नेह उतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार इतना स्नेह मुझे मिला है। तो आज हम जो पेपर आगे बढ़ा रहे हैं वो है आपका मॉडल पेपर द्वितीय। और इस आशा के साथ में कि जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जो उत्तर हमने इसमें लिए हैं वो आपके काम आएंगे बोर्ड परीक्षाओं के अंदर। तो इसी के साथ में अपन आगे चलते हैं। लेकिन मुझे अपने फिराक गोरखपुरी जो अपने पाठ्यक्रम में है उनके गजल की दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। मैं अपने चाहने वाले और विशेष तौर पर जो मेरे परम हितैषी हैं, परम हितैषी, उनको मैं दो पंक्तियों से उनको उनके लिए मैं दो पंक्तियां गजल की जो अपने पाठ्यक्रम में है आरोह के अंदर फिराक गोरखपुरी की, वो जरूर मैं बोलूंगा उनके लिए कि जो मुझको बदनाम करे हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वो इतना सोच सके। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वो इतना सोच सके। मेरा पर्दा खोले हैं, मेरा पर्दा खोले हैं, या अपना पर्दा खोले हैं। या उड़ नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं। या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन ने पर तोले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक काम मिला। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक काम मिला। किस्मत हमको रोले वे हैं, किस्मत हमको रोले वे हैं, हम किस्मत को रोले हैं। या उड़ जाने की रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। तो बच्चों कैसा लगा? जो मुझको बदनाम करे काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो अपन अपना जो मॉडल पेपर था वो दूसरा शुरू करते हैं इस आशा के साथ में
इस उम्मीद के साथ में कि आपके लिए बहुत ज्यादा वो उपयोगी साबित हुई। तो जैसा कि अपन ने कहा पढ़ लो, कहीं से पेपर आएगा, यहीं से पुराना वाला ही है। हाँ, पहला जो प्रश्न अपना बनता है, जैसे हमने कहा था, आपका जो पहला प्रश्न है वो अपठित गद्यांश होता है, और उसमें आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और गद्यांश को, जैसा कि मैंने इससे पूर्व जो अपना ब्लूप्रिंट का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अपठित गद्यांशों के उत्तर आपको किस प्रकार से देने हैं। उससे पहले आपको एक दो प्रश्न पढ़ लेने हैं, ताकि जैसे गद्यांश पढ़ना शुरू करें तो उसमें आपके जो वो उत्तर जब मिल जाए तो वहां जाकर समय की बचत कर सकते हैं। तो ये जो गद्यांश है वो देश प्रेम को लेकर अर्थात स्वदेश प्रेम को लेकर पूरा है। अपन इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला पूछा है, व्यक्ति इस संसार में जो भी प्राप्त करता है वह किसके द्वारा दिया गया है? माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, या जन्मभूमि के द्वारा? तो अभी मैंने कहा था कि ये स्वदेश प्रेम को लेकर है, तो इसका जो उत्तर बनता है अपना वो जन्मभूमि के द्वारा है। ठीक है, अगला है अपना, देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए देशवासियों में कैसी भावना होनी चाहिए? तो बात अभी मैंने स्वदेशवाद की चल रहा था, तो यहां पर दे रखा लालच की भावना नहीं होगा, कर्मशील रहने की भावना, स्वदेश प्रेम की भावना और उन्नति की भावना। तो यहां पर स्वदेश प्रेम आपका दे रखा है, तो इसमें क्या हो गया आपका स्वदेश प्रेम की भावना होनी चाहिए। चलो अगला है, देशभक्तों के चित्र में उत्कट रूप से दिखाई देती है देशभक्ति की भावना, सामाजिक भावना, धर्म के विचार और सदाचार की शिक्षा। तो जाहिर सी बात है देशभक्ति की भावना देशभक्तों के अंदर दिखाई देती है। अगला प्रश्न है अपना, मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य किसे बताया गया है? धर्म को, शिक्षा को, स्वदेश प्रेम को और सामाजिकता को। तो बात घूम फिर के वहीं आ रही है, वो है स्वदेश प्रेम को। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के इतिहास में कैसी गौरवपूर्ण परंपराएं मिलती है? कर्तव्य करने की, अपना धर्म निभाने की, देश प्रेम की और सहयोग की। तो बात आती है देश प्रेम की। अगला है अपना, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। और यहां जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने कहा था, दो में कंफ्यूज होता है और बच्चा वही गलती कर लेता है। तो यहां देखते हैं, देश की उन्नति में, स्वदेश प्रेम में, देश का इतिहास, सर्वस्व। तो ये तो हो गई नहीं, ये भी नहीं होगा। अब यहां देश की उन्नति और स्वदेश प्रेम, तो पूरे पाठ अगर गद्यांश के अंदर देखें तो हमें स्वदेश प्रेम की बात आती है। तो इसका जो उचित शीर्षक है वो होगा स्वदेश प्रेम। ये आपके 6 प्रश्न जो एक एक अंक के हैं और उस अपठित गद्यांश से पूछे जाते हैं, ये हुए। और नेक्स्ट अपने दिमाग के अंदर पेपर होना चाहिए कि अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न अपठित पद्यांश से होगा। तो पद्यांश को थोड़ा सा ध्यान रखना कि पद्यांश को उस तरीके से अपन समझे कि वो आपको पूरी तरह से भाव ग्रहण करना उस पद्यांश का। तो यहां पर नर हो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये आपके अभी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और मुझे तक याद आ रहा है आपके हाफ ईयरली के अंदर भी पूछा गया हो सकता है। चलो, मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है? तो बात वहां पर हुई है, नर हो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो। तो यहां पर काम अर्थात कर्म करने की बात कही गई है, तो इसका उत्तर होगा कर्म करने के लिए। अगला है अपने, ईश्वर ने मनुष्य को कौन सी विशिष्ट चीज दी है? कि चलने के लिए पैर, सोचने के लिए मस्तिष्क, बोलने के लिए वाणी और काम करने के लिए। तो काम की बात हो रही है, तो यहां पर काम करने के लिए उसको हाथ दिए, कर एक शब्द आ रखा है आपके। अगला है, काव्यांश में संदेश निहित है प्रगति करने का, काम करने का, निराश न होने का और जीवन को सार्थक बनाने का। अब यहां पर इन दो प्रश्नों को लेकर अपने दिमाग में कंफ्यूज क्रिएट होगा, क्योंकि निराश न होने की बात भी कही है और काम करने की भी बात कही गई है। तो यहां पर मूल रूप से निराश न होकर कर्म करने की बात कही गई है, तो इसका उत्तर होगा काम करने की बात हमें निहित संदेश है। अगला है अपने, ईश्वर किसका सहारा बनता है? भक्ति करने वालों का, कर्म करने वालों का, धर्म करने वालों का
या प्रगति करने वालों का, तो ये तो होगा ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहां और यहां अपन को थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन बात यही आई कि कर्म करने की बात यहां पर की जा रही है, तो यहां पर क्या होगा, कर्म करने वालों का। अगला है कि उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों से छांटिए। जग का सपना, कर्म का महत्व, निराश मन और ईश्वर भक्ति। जग का सपना होगा नहीं, कर्म और निराश हो सकता है, और ईश्वर भक्ति होगा नहीं। तो बात यहां आई है कि इसके अंदर पूरे पद्यांश को देखें तो कर्म की महत्व को बताया जा रहा है। निराश मन तो है ही नहीं, यहां तो कभी खुद कह रहा है न निराश करो मन को, तो ये भी नहीं होगा, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, निराश मन इसके अंदर नहीं होगा। इसका जो उत्तर होगा, कर्म के महत्व को यहां पर बताया गया है। अगला है अलभ्य शब्द का विपरीतार्थ, जाहिर सी बात है लभ्य, ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो अपठित गद्यांश और पद्यांश जिसके अपने प्रश्न थे 12, वो अपने कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। अब अगला जैसे ही अपने दिमाग में आए तो आगे प्रश्न क्या होगा, तो आगे हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी, जो हमसे, जो हमारा व्याकरण से संबंधित जो दे रखा है उससे संबंधित अपन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो, मेरा घर गंगा पर है, मेरा घर गंगा पर है, तो यहां पर वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। अब देखो, अभिधा से अगर हम इसके अर्थ को लेते हैं तो अभिधा से अर्थ की प्राप्ति हमें हो नहीं रही है। दूसरा, अगर हम लक्षणा शब्द शक्ति लेते हैं तो लक्षणा के आधार पर कि गंगा पर तो हो नहीं सकता है, तो हम इसके लक्षणों के आधार पर जाते हैं और हम इसकी अर्थ की प्राप्ति करते हैं। और तीसरी जो शब्द शक्ति होती है व्यंजना, इसके पीछे कोई अर्थ, अन्य अर्थ तो ध्वनित हो नहीं रहे, इसलिए यहां पर जो शब्द शक्ति है वो कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। फिर पूछा है अवधि खाली जगह उपभाषा की बोली है। 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और पूर्वी हिंदी। तो यहां पर अवधि किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। चलो, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण। सामान्य सा उत्तर व्याकरण। वाच्यार्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति, खाली जगह के अंदर वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ, जो वाचक अर्थ है, जो श्रोता के द्वारा या पाठक के द्वारा जो पढ़ा गया वाचक अर्थ है, उसको प्रकट करने वाली शक्ति कौन सी है, वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली। तो वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या है, अभिधा शब्द शक्ति। चलो, फिर है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, किसमें, वही हरिवंश राय बच्चन जो अभी अपने मधुशाला का पाठ किया था। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, पंक्ति में खाली जगह अलंकार है। अब यहां पर जहां रुदन होगा वहां राग अर्थात गीत कैसे हो सकता है, जहां रुदन है वहां राग अर्थात गीत कैसे हो सकता है, ये एक विरोधाभासी बात नजर आ रही है। तो यहां पर देख जो है वो विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार की जो परिभाषा होती है, जहां पंक्ति में वास्तविक विरोध होता नहीं है, विरोध का आभास नजर आता है या दिखाई पड़ता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। तो जहां कहीं भी अगर मान लो कोई चीज श्याम रंग के अंदर डूबेगी तो उज्जवल अर्थात स्वच्छ कैसे होगी, तो ये विरोध का आभास है, वास्तविक विरोध इसके अंदर है नहीं। तो यहां पर वही बात है कि जहां रुदन होगा वह राग कैसे हो सकता है, इसलिए यहां पर जो अलंकार है वो विरोध का आभास कराने के कारण विरोधाभास अलंकार है। क्लियर हुआ। चलो, अब लिखा है उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने के कारण, मतलब उपमेय का, उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान किससे कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है। क्लियर हुआ। तो यहां पर उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप अर्थात मान लिया जाता उसको,
तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है आपके, रूपक अलंकार। ठीक है ना। चलो, ये आपके 6 प्रश्न जो रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित थे वो हो गए। इसके बाद में अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार अपने दिमाग के अंदर रहना चाहिए, पेपर हमारे सामने होना चाहिए, दिमाग के अंदर होना चाहिए कि जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं उसके बाद में एक एक पंक्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो, तो आगे लिखा कि निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। बिल्कुल, ये 11 प्रश्न है और आपको पता है कि पारिभाषिक शब्द पूछते हैं आपको, ठीक है ना। और पारिभाषिक शब्दों के अंदर पूछा है एबिलिटी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो प्रश्न है वो सामान्य ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य प्रश्न के अंतर्गत, हाँ, सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न एबिलिटी, एबिलिटी का अर्थात अपन अक्सर कहते हैं ना एबिलिटी, उसकी एबिलिटी क्या है, तो एबिलिटी का अर्थात योग्यता। सामान्य पूछे जाएंगे पारिभाषिक शब्द जो अपन अक्सर काम में लेते हैं। गजट, गजट से तात्पर्य क्या, गजेटेड ऑफिसर। अक्सर हम बात करते हैं राजपत्रित अधिकारी, लेकिन यहां पर गजट है तो यहां पर हुआ राजपत्र, ठीक है। चलो, फिर है हमसे पूछा गया अनुदान शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द क्या होगा। तो हिंदी का हमें पारिभाषिक शब्द, तो अपन ने एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ग्रांट, ग्रांट जो अनुदान के लिए उसको ग्रांट दिया गया, ठीक है। अब पूछा है फीचर के 4 प्रकार बताइए। फीचर को अगर देखा जाए तो 14 श्रेणियों के अंदर बांटा गया, वही उसके प्रकार भी माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत आप लिख सकते हो कि जैसे व्यक्तिगत फीचर, व्यक्तिगत फीचर, ऐतिहासिक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, समाचार फीचर, यह आपके दूसरा हो गया। और चौथा अपन लिख सकते हैं पर्वोत्सवी फीचर हो सकता है, विज्ञान फीचर हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, विज्ञान फीचर। तो इसको अपन लिख सकते हैं विज्ञान फीचर, पर्वोत्सवी फीचर। तो फीचर को लगभग 14 श्रेणियों या 14 प्रकारों में बांटा गया, ठीक है। ऐतिहासिक फीचर भी होते हैं, विज्ञान फीचर भी होते हैं, फिल्म से संबंधित फीचर हो सकते हैं, रेडियो फीचर होते हैं, टेलीविजन फीचर होते हैं सारे। तो फीचर के 4 प्रकार हमसे पूछे गए हैं, तो व्यक्तिगत फीचर, ऐतिहासिक फीचर, समाचार फीचर, विज्ञान फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा, अगला है किसनदा ने यशोधर पंत को कितने रुपए उधार दिए। देखो बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, इसलिए अपन को थोड़ा सा डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पर जब वो पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि जहां से भी वो पहाड़ी कुमायूं क्षेत्र से जो भी लोग आते थे दिल्ली के अंदर रहने के लिए, तो किसनदा उनके लिए आश्रय देते थे। जब यशोधर पंत भी आए थे उस समय उनकी नौकरी लगने की जो उम्र थी वो कम थी, इसलिए वो किसनदा के पास ही रहे थे। तो किसनदा इस बात को भली भांति समझते थे, इसलिए वो पहाड़ी से या कुमायूं प्रदेश से आने वाले सब लोगों को सहारा देते थे और उनका घर एक तरह से मैस जैसा ही था। तो जब यशोधर पंत किसनदा के पास आए थे तो उन्होंने उनको 50 रुपए दिए थे। तो उत्तर लिखते समय किसनदा ने यशोधर पंत को जब वो कुमायूं से या पहाड़ी क्षेत्र से उनके घर आए थे तब उनको 50 रुपए दिए थे। अगला है लेखक ने अपनी पढ़ाई पुनः शुरू करने के लिए मां से किन से मिलने को कहा, क्योंकि उनके पिताजी तो इस लेखक की पढ़ाई के पक्ष में थे नहीं, इसलिए लेखक ने अपनी मां से यह बात कही। और उस समय जो वहां के जो दत्ताजी राव थे वो काफी प्रभुत्वशाली व्यक्ति थे गांव के, ठीक है ना। तो मां से अनुरोध किया कि आप दत्ताजी राव से कहो कि मेरी पढ़ाई पुनः शुरू कर दे, तो उत्तर होगा दत्ताजी राव। ये अच्छा प्रश्न है। फ्रैंक परिवार में कुल कितने सदस्य थे जब वो अज्ञातवास में गए थे। फ्रैंक परिवार
तो उसमें कितने कुल सदस्य थे जो उस अज्ञातवास में गुप्त एनेक्सी के अंदर रहे थे? तो कितने सदस्य, कुल कितने सदस्यों का उत्तर तो होगा 8। जो कुल सदस्य थे वो 8 थे। अब आगे पूछा गया वे कौन थे, तो उनके नाम भी लिखने हैं। तो नाम बहुत आसान है। जो फ्रैंक परिवार था उसके 4 सदस्य थे। उनमें ओटो फ्रैंक जो इनके पिता थे, वो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी, ठीक है। और 2 बेटियां इनकी, एक तो एन फ्रैंक हो गई और एक मार्गोट जो बड़ी सिस्टर थी इनकी, मार्गोट, ठीक है। ये 4 जो सदस्य थे वो तो फ्रैंक परिवार के थे। एक उनके साथ चला था वानदान परिवार, जिसका नाम मिस्टर एंड मिसेज वानदान दिया था, मिस्टर एंड मिसेज वानदान, मिसेज वानदान। और एक इनका पुत्र था जिसका नाम था पीटर वानदान, पीटर, ठीक है। और एक इनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था वो मिस्टर डसेल, मिस्टर डसेल। ये 8 सदस्य थे जो उस गुप्त एनेक्सी के अंदर छुपे हुए थे। तो बिल्कुल आसान है, वे कौन थे? तो फ्रैंक परिवार के 4 सदस्य, ओटो फ्रैंक और उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां थी। एक का नाम एन फ्रैंक जिन्होंने ये डायरी लिखी थी, दूसरा मार्गोट जिनकी बड़ी बहन थी। एक था वानदान परिवार के 3 सदस्य थे, मिस्टर एंड मिसेज वानदान और उनका पुत्र पीटर वानदान, और एक मिस्टर डसेल। ये 8 सदस्य थे जो गुप्त एनेक्सी के अंदर या अज्ञातवास में छुपे हुए थे। अच्छा प्रश्न था। चलो आगे, यशोधर बाबू के कितने पुत्र थे और वे क्या क्या काम करते थे? अच्छा प्रश्न ये भी, कितने पुत्र थे? पुत्र तो 3 ही थे और एक थी पुत्री उनकी, ठीक है ना। अगर पुत्र पुत्रियां पूछते तो कुल मिला के उनके 4 बच्चे थे, ठीक है, जिसमें 3 पुत्र थे और वे क्या क्या काम करते थे, ये भी सही है। तो 3 तो पुत्र थे और एक इनकी पुत्री थी। सबसे बड़ा वाला जो लड़का था वो एक विज्ञापन कंपनी में लगा हुआ था। दूसरा जो उनका बेटा था वो दूसरी बार आईएएस की तैयारी कर रहा था। हालांकि पहला जो उसने आईएएस का एग्जाम दिया था उसके अंदर उसका सिलेक्शन हो गया था, एलाइड सर्विसेज लग गई थी, लेकिन वो कलेक्टर बनने के लिए पुनः और पढ़ाई कर रहा था और उसने वो ज्वाइन नहीं किया था। और एक जो बच्चा था वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में जाकर बस गया। और उनकी बेटी जो है, जैसा कि बहुत अच्छा लिखा था कि तमाम प्रस्तावित वरों को अस्वीकार करती हुई वो अपने भाई अमेरिका डॉक्टरी की उच्चतम पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की धमकी दे रही थी। जब उसकी शादी के बारे में बात चर्चाएं वगैरह होती है घर के अंदर, तो उनकी पुत्री जो है वो डॉक्टर की पढ़ाई करना चाह रही थी। तो पुत्र के बारे में तो 3 पुत्र, एक विज्ञापन और एक कंपटीशन अर्थात आईएएस की तैयारी में जुटा हुआ था और एक स्कॉलर लेकर वो अमेरिका में जा बसा था। चलो, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से माने जाते हैं अतीत में दबे पांव? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आसान था, इसी के बारे में हो रही है। मोहनजोदड़ो के बारे में नगर नियोजन को लेकर। खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति के संबंध में पुरातात्विक मार्टिन मित्तर व्हीलर ने क्या कहा? ये एक अच्छा प्रश्न, क्योंकि इससे पूर्व वो जो नर्तकी की मूर्ति थी वो किस संग्रहालय में रखी गई, ऐसा प्रश्न बना था। तो इसी से संबंधित ये अगला प्रश्न बना कि मार्टिन जो व्हीलर थे उन्होंने उस मूर्ति के संबंध में क्या कहा। तो उस नर्तकी की मूर्ति जो दिल्ली संग्रहालय के अंदर रखी गई, उसने कहा कि इस संसार में इसके जोड़ की कोई दूसरी मूर्ति नहीं है। तो व्हीलर ने क्या कहा कि इस मूर्ति से संबंधित या उससे इसके जोड़ की मूर्ति इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। अगला है, चलो, महादेवी वर्मा को भक्तिन अपने साथ गांव चलने को कहकर कितने रुपए खुद के पास होने की बात कही थी। हालांकि जो अपनी भक्तिन है वो पूरे परिवार के अंदर कंजूसी के लिए विख्यात थी।
लेकिन एक बार जब युद्ध होना प्रारंभ हो गया, देश के अंदर स्थितियां ठीक नहीं थी, तब वो महादेवी वर्मा के पास में पहली बार सेविका की मुद्रा में आती है और वो उनसे कहती है कि आप मेरे साथ में गांव चलो, मैं आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दूंगी, सारा कुछ कर दूंगी। और उसने परम रहस्य का उद्घाटन करते हुए अपने पास में 5 बीसी, बूढ़े लोग अक्सर पुराने पैसे गिनते थे ना, 6 बीसीन, 5 बीसीन ऐसे गिनते थे, अर्थात 20 रुपए के 5 नोट उसके पास रखे हैं, अर्थात 100 रुपए। तो भक्तिन के पास में कितने रुपए थे? 100 रुपए, 5 बीसी अर्थात 100 रुपए होने की बात कही थी। वापस आ गया दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत बच्चन के किस संग्रह से लिया गया है? बहुत आसान है, निशा निमंत्रण। ये गीत है निशा निमंत्रण, पिछली बार आपको काफी अच्छा सुनाया था, बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। तो ये अपने जो 11 प्रश्न थे वो एक एक नंबर के थे और एक एक नंबर के आधार पर ये समाप्त होते हैं। तो जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके नंबर पूरे में से पूरे मिलते हैं। तो विद्यार्थी विशेष तौर पर ध्यान रखे कि इन प्रश्नों के अंदर किसी भी सूरत में एक भी नंबर न कटे, बड़े सोच समझकर वो। तो बच्चों जो अपने एक एक नंबर के प्रश्न उत्तर थे, उसके उपरांत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और लघुरात्मक प्रश्नों के जो अंक बाहर है वो 2-2 नंबर के होते हैं, जिनके उत्तर हमें अधिकतम 40 शब्दों में देने होते हैं। तो चलो और हो गए होंगे इतना कुछ। तो मधुशाला की कुछ 1-2 रुपये आपको और शुरू कराते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो सुनो कि पथिक बना मैं घूम रहा हूं, सभी जगह मिलती हाला। पथिक बना मैं घूम रहा हूं, सभी जगह मिलती हाला। सभी जगह मिल जाता साकी, सभी जगह मिलता प्याला। पथिक बना मैं घूम रहा हूं, सभी जगह मिलती हाला। सभी जगह मिल जाता साकी, सभी जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरने का है मित्रों, मुझे ठहरने का है मित्रों, कष्ट नहीं कुछ भी होता। मुझे ठहरने का है मित्रों, कष्ट कभी कुछ भी नहीं होता। मिले न मंदिर मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, सब जगह मिलती हाला। प्यास तुझे तो विश्व तपा कर पूर्ण निकालूंगा हाला। एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। प्यास तुझे तो विश्व तपा कर पूर्ण निकालूंगा हाला। तो बच्चों कैसा लगे रुपये? क्योंकि अब की बार क्या, तो पिछली बार वीडियो बना था ना, उसमें बच्चों ने काफी फरमाइश की कि सर अब की बार वीडियो बनाओ तो मधुशाला जरूर सुनाना। तो मेरे काफी जो भूतपूर्व विद्यार्थी हैं शायद बहुत खुश होंगे कि हाँ सर ने हमारी फरमाइश पूरी की। चलो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न लिखा, उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? देखो बेटा, इन प्रश्नों के अंदर, क्योंकि ये जनसंचार का जो है हमारे टॉपिक, ये हमने आज से पूर्व पढ़े नहीं, तो बहुत आसान उत्तर रहते हैं, लेकिन उन शब्दों से परिचित न होने के कारण हम उनके उत्तर नहीं दे पाते हैं। क्योंकि पहले तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया संधि वगैरह ये तो क्या हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल भी एक नया टॉपिक है। तो यहां पर उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली जो थी ना,
वो अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान शुरू हुई थी। उसमें क्या होता था, महत्व के जो समाचार होते थे ना वो जल्दी जल्दी पहुंचाए जाते थे, ठीक है ना। इस कारण से वहां पर इसका विकास हुआ। तो पूछ रहे अगर मान लो इसका विकास उल्टा पिरामिड शैली का कहां हुआ, तो यह अमेरिका के अंदर हुआ। तो आमतौर पर समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली के अंदर ही लिखे जाते हैं, और ये इसकी सबसे लेखन, इस समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। इसमें क्या होता है कि इसमें महत्वपूर्ण घटना पहले प्रस्तुत की जाती है और उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार लिखा जाता है। और उल्टा पिरामिड शैली के जो 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। ये देखो आपका पूरा पूरा पिरामिड बन गया, ठीक है ना। तो इसका जो 3 भाग है, वो पहला होता है इंट्रो, जिसके अंदर महत्व के जो समाचार होते हैं। इस इंट्रो को अपन मुखड़ा भी बोलते हैं, मुखड़ा। समाचार का प्रारंभ जिन पंक्तियों से होता है उसे हम इंट्रो कहते हैं। यह भी एक प्रश्न बनता है, इंट्रो किसे कहते हैं। तो समाचार का प्रारंभ जिन पंक्तियों से होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इंट्रो कहते हैं। और फिर बाद में बॉडी के अंदर समाचारों को विस्तार दिया जाता है और अंत में समापन कर दिया जाता है। तो अच्छा प्रश्न था कि उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं। अगला है जनसंचार किसे कहते हैं। संचार के प्रकारों के अंतर्गत अपन जनसंचार का भी देखते हैं तथा जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। तो देखो जनसंचार किसे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो वैयक्तिक संचार होता है, सांकेतिक संचार होता है, अंतरवैयक्तिक संचार होता है, ठीक है ना, समूह संचार होता है, उसी के साथ में जनसंचार भी होता है। जनसंचार का संबंध है कि अगर मान लो जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। कि किसी न किसी यांत्रिक माध्यम का उपयोग करते हुए हम अगर मान लो संचार कर रहे होते हैं तो वो जनसंचार कहलाता है। और इसकी जो पत्र पत्रिकाएं हैं और प्रिंट मीडिया जो है वो इसकी मजबूत कड़ी मानी जाती है। अगला था कि इसके माध्यम कौन कौन से हैं। तो इसके पूरे जो प्रिंट माध्यम अर्थात मुद्रित माध्यम, टीवी, रेडियो और इंटरनेट है जो इसके जनसंचार के प्रमुख माध्यम है। चलो नेक्स्ट है स्वच्छता अभियान विषय पर एक आलेख लिखे। और आलेख में मैंने क्या बताया था आपको, आलेख के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती है गंभीरता। फीचर के अंदर क्या होती है, रोचकता। तो आलेख के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तत्व गंभीरता को लेकर है। तो अपन को क्योंकि 2 नंबर का है तो इसको ज्यादा विस्तार से देना नहीं है। तो लिखा कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की सराहनीय कोशिश है। कोशिश का आ गया, कोशिश है। देखा जाए तो अपने आसपास साफ सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। श्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इसके प्रारंभ स्वच्छ भारत अभियान की जो प्रारंभ किया गया था वो 2 अक्टूबर 2014 को इसका आगाज किया गया था, ठीक है ना। भारत को स्वच्छ करने की परिवर्तनकारी मुहिम चलाई गई थी और भारत को साफ सुथरा देखने का सपना किसका था, गांधी जी का भी था। और इससे तमाम तरह की बीमारियां नहीं फैलती है, ठीक है ना, और हमारा तन मन सब स्वस्थ रहता है, सुरक्षित रहता है, ये सारी बातें हैं। तो इसके लिए हमें बचपन से ही बच्चों के अंदर ये योग्यता विकसित करनी पड़ेगी कि बच्चों को साफ सफाई की हम आदत डालें, ठीक है ना। और सरकार वगैरह भी है वो काफी मुहिम चलाकर इस कार्य को अंजाम भी दे रही है, ठीक है ना। और गली गली आज वो गाड़ी भी आती है कचरा उठाने वाली वगैरह, ये इसी कड़ी का एक कड़ी है उसी की। अगला है मुझसे मिलने को कौन विकल में हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल सुना पिछली बार कर, चलो तो वही है, मुझसे मिलने को कौन विकल कहकर कवि क्या व्यक्त करना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत की ये पंक्तियां हैं। और कहीं ना कहीं कवि जब लिखता है तो पंक्तियों के अंदर या उस काव्य के अंदर उसका निजी तत्व या निजी भाव भी व्यक्त हो जाता है। और वैसा भाव हरिवंश राय बच्चन
कि इस गीत में, इस पंक्ति में है कि मुझसे मिलने को, क्योंकि आपको पता होगा कि हरिवंश राय बच्चन की जो पहली पत्नी थी उनका निधन हो गया था, ठीक है ना। और उसी को शायद ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि गीत के अंदर या कविता के अंदर कवि का जो है वो निजी तत्व है वो भी कभी न कभी उजागर होता है। तो यही सोचकर जब उनकी पत्नी का निधन हो गया था तो ये सोचकर उन्होंने ये पंक्ति लिखी होगी कि कवि की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए कवि अकेले और उदास हैं। कवि को लगता है कि पथिक को अपने मंजिल तक पहुंचना था, इसलिए वो तेज कदमों से चलने की कोशिश करता है। बिल्कुल है, ठीक है ना। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल पे तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। तो पथिक को इंतजार तेज चलता है। चिड़िया को जैसे ही अपने बच्चों का ख्याल आता है तो अपने परों के अंदर वो चंचलता लाकर तेजी से घोंसले तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन कवि कहते हैं उन्हें तो कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना, और न ही उनका कोई कोई प्रतीक्षा कर रहा है। कवि के मन में जब ये प्रश्न आता है कि उनसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, किसके लिए वो अपने कदमों में गति को तेज करे, ये बात उसके पैरों की गति को धीमा कर देती है और वे अपने हृदय में पीड़ा का अनुभव करने लगते हैं। दरअसल कवि के जीवन में प्रेम की कमी है और प्रेम की कमी के कारण ही उनके जीवन की गति भी कैसी हो गई, धीमी हो गई है। और फिर वो नीचे लिखते हैं ना, दिन जल्दी, और वो दिन सामान्य दिन नहीं है, उसका जीवन रूपी जो दिन है वो धीरे धीरे ढल रहा है। भाई पाठ परिचय में भी अपन को दे रखा होगा ना, किसी के आने की प्रतीक्षा में हमारे अंदर प्रयासों में चंचलता आ जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उसके अंदर स्थिरता आ जाती है। बड़ा अच्छा प्रश्न था। अगला देखते, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता के बहाने कुंवर नारायण पढ़ा है अपन ने, उसी कहे कि कविता की तुलना बच्चे से या उसको समानांतर रखने के पीछे कवि का क्या कारण हो सकता। लिखा, कवि ने बच्चे और कविता को समांतर रखा। बिल्कुल है, बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है और जहां कहीं भी व्यक्ति में रचनात्मक ऊर्जा होती है वह सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर एक रचनात्मक ऊर्जा होती है, उनके खेल की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, उनके सपने असीम होते हैं। इसी तरह कविता भी क्या है, रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है, उसका क्षेत्र भी क्या है, विस्तृत है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुलसीदास का रामचरितमानस 400-500 साल पहले लिखा हुआ आज भी घर घर के अंदर गाया जाता है, बताया पढ़ा जाता है। तो उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं होती। ये शब्दों का खेल है। कविता क्या है, शब्दों का खेल है। जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि काश कि मैं तोता होता, तो क्या होता, तोता होता, और क्या होता, तो ये क्या हुआ, एक शब्दों का खेल हुआ। तो कवि भी बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है और वह अपने पराये का भेद भूलकर कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है, वो एक करने का काम करती है। यही वजह है कि कविता और बच्चे को समांतर रखा गया है। अगला है, बाजार एक जादू है, बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार का बहुत शानदार वैचारिक निबंध, हालांकि बहुत पहले लिखा गया, लेकिन इसकी प्रासंगिकता वर्तमान युग के अंदर भी है, क्योंकि वर्तमान का युग उपभोक्तावादी संस्कृति से के इर्द गिर्द चलता है। तो बाजार एक जादू है, ठीक है ना, पैराग्राफ आया कि बाजार एक जादू है और वो आंख की राह काम करता है। अर्थात हम चीजों को आंख की राह देखते हैं और उन आंखों से देखकर हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इसलिए और उसका जो जादू का क्या है, जादू के अंदर आकर्षण होता है और जादू का प्रभाव क्या होता है, क्षणिक होता है। दो बातें महत्वपूर्ण है, जादू के अंदर आकर्षण होता है और दूसरा जादू का जो प्रभाव होता है क्षणिक होता है। अर्थात बाजार में हम जब घूम रहे होते हैं तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसके जादू के जाल में हम फंस जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही घर पहुंचते उस जादू का प्रभाव खत्म हो जाता है। तब तो बात आती है कि बाजार की चमक दमक हो, उसके आकर्षण में फंसकर व्यक्ति खरीदारी करता है, तो यही बाजार का क्या है, जादू है। बाजार का जादू मनुष्य पर तभी चलता है जब उसके पास में धन होता था, जेब भरी हुई है और मन खाली नहीं है, जेब भरी हुई है और मन खाली,
खाली नहीं है तो पास धन होता है तथा वस्तुएं खरीदने की निर्णय क्षमता नहीं होती कि क्या लूं और क्या न लूं। उसे हर चीज लगती है कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। वह अपनी परचेजिंग पावर दिखाने के लिए निरर्थक चीजें खरीदता है। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तब उसे पता चलता है कि आराम के नाम पर जो गैर जरूरी वस्तु उसने खरीदी है वह अशांति उत्पन्न करती है। दिखा आया था ना, अगर जकड़ रेशम की डोरी से है तो उसकी जकड़ से क्या वो पकड़ कम होगी क्या? नहीं। तो गैर जरूरी वस्तुएं खरीदता हुआ अशांति उत्पन्न करती है, इसलिए वो क्या है, जल्लाता है। परंतु ये उसके अभिमान की एक खुराक है, गिल्टी है, ये उसको तुष्ट करता है, उसका अभिमान उसको तुष्ट अर्थात संतुष्ट करता है। तो बाजार में एक जादू है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा। अगला है, सीरीज को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा है? अवधूत कौन होता है? सन्यासी, जो विषय वासना लोभ मोह माया से परे होता है, वो है। कहता है ना, सरस रचनाएं हैं अवधूतों के मुंह से ही निकली है। चाहे वो कबीर की बात करो, कालिदास की बात करो। तो सीरीज के फूल निबंध के आधार पर इस बात को समझाना है। तो लेखक ने सीरीज को काल जयी अवधूत का, काल जो काल को भी विजित कर ले। अवधूत वह सन्यासी है जो विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, सुख दुख हर स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है तथा फलता फूलता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी जीवन रस बनाए रखता है। इसी तरह सीरीज का वृक्ष है, वह भयंकर गर्मी उमस लू आदि के बीच भी सरस बना रहता है। सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति के सामने कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी वो संघर्षों से घिरा हुआ हो, लेकिन वो सरस बना रहना चाहिए। और सीरीज वृक्ष ऐसा ही है। वसंत में वह लहक उठता है तथा भादो मास तक फलता फूलता रहता है। उसका पूरा शरीर फूलों से लदा रहता है, उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है। तब भी सीरीज कालजी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र दे प्रचार करता है। वह काल और समय को जीतकर लहलाता रहता है। इसलिए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सीरीज को एक अद्भुत अवधूत कहा है। चलो अगला हुआ प्रश्न खंड स में आ गए। और खंड स में आपके आरोह खंड से, काव्य खंड से 2 प्रश्न होंगे और गद्य खंड से भी बड़े प्रश्न 2 होंगे। इसी में लेखक परिचय और कवि परिचय भी साथ दिया होगा। ठीक है, तो अब हम खंड स के अंतर्गत पहुंचते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है? तो कवि आलोक धनवा जो एक जनवादी कवि है और वर्तमान युग के अंदर भी वो अभी भी लिख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वर्तमान के अंदर हम उनको देख सुन रहे हैं। और तो अब यहां पर देखो, नए जो कवि हैं उन्होंने काव्य के अंदर नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमानों का प्रयोग किया है। तो यहां पर बच्चे की तुलना कपास से कर उन्होंने एक नया उपमान देने की कोशिश की है। और एक आध और बात है, अभी नए जो अपडेट बात आई है कि आलोक धनवा क्योंकि इन्होंने दुनिया रोज बनती है एकमात्र इनका काव्य संग्रह है, लेकिन अभी इनकी एक मुलाकात है, एक नया काव्य संग्रह, वो भी जल्द मुलाकातें आने वाला है। मुलाकातें अच्छा है, नई चीज है कि मुलाकातें उनकी। तो कवि आलोक धनवा ने एक नवीन उपमान का, यह महत्वपूर्ण बात है बेटा, ठीक है ना, कि कवि आलोक धनवा ने एक नवीन उपमान का प्रयोग करते हुए बच्चे की तुलना कपास से की है। अब कपास की विशेषताएं क्या होती है? कपास व बच्चों के मध्य गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्दादार व चोट सहने में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति भी निर्मल व निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी क्या है, कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं और उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है। उनका शरीर हल्का व मुलायम होता है और अगर मान लो कपास को ऊपर से नीचे फेंका जाए तो वो टूटती बिखरती नहीं है। ठीक वैसे ही बच्चे अगर एकदम से ऊपर से गिर जाएं, लुढ़क जाएं तो उनमें इतनी चोट वगैरह नहीं लगती, क्योंकि उनका शरीर जो होता है काफी कोमल होता है, मुलायम होता है। ठीक है ना, तो उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं और उनकी मासूमियत का प्रतीक है। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हैं।
उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित है, पृथ्वी भी घूमती आती है उसके बेचैन पैरों के पास में, तो वो भी लालायित रहती है। कपास का तात्पर्य उसकी कोमलता तथा उसके सफेद रंग की पवित्रता से लिया गया, क्योंकि सफेद रंग किसका है? प्रतीक पवित्रता का है। बच्चों के अंदर भी क्या होती है? निश्चल होते हैं, कोई छल भावना उनके अंदर नहीं होती है, वे स्वभाव से कोमल होते हैं और उनके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता है। अतः कपास और बच्चों में बहुत अधिक संबंध है, ठीक है ना, इसलिए कवि ने उनका कपास से संबंध स्थापित किया है। चलो अगला है पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह अथवा में है, ठीक है। काव्यखंड का जैसा कि मैंने अभी बताया था कि काव्यखंड में 2 प्रश्न होंगे जिसमें एक अथवा में होगा। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में व्यक्त किया है? बिल्कुल बहुत अच्छा, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय की, क्योंकि रघुवीर सहाय पत्रकारिता और मीडिया से जुड़े हुए थे और मीडिया को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था, उसकी बारीकियों को देखा था। देखा जाए तो चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन मीडिया की भूमिका वर्तमान युग के अंदर कैसी होनी चाहिए, यह भी एक प्रश्न है। चलो बात करते हैं। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है। अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाना है, उसकी पीड़ा को, जब तक हम उस पीड़ा को खुद महसूस नहीं करेंगे, तो एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक उस पीड़ा को हम नहीं पहुंचा पाएंगे। बात यही है कि शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसे कैसी भंगिमा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि रघुवीर सहाय ने एक तरह से दृश्य संचार माध्यम संबंध को रेखांकित किया है। बिल्कुल है, यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के जो अधिकांश कार्यक्रम होते हैं वो कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। मैंने अभी कहा था किसी की भी पीड़ा को बताने के लिए जब व्यक्ति खुद संवेदनशील नहीं होगा तब तक वो दूसरों की पीड़ा को नहीं बता पाएगा। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं, यही तो उसका उद्देश्य था। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज व्यक्ति अपना बंद करने की बात क्यों कर रहा है कि यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि दर्द से ज्यादा महत्व क्या है? पर्दे पर वक्त की कीमत है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, ऊपर से तो यही होता है कि हम उसकी संवेदना को लोगों के बहुत बड़े दर्शक वर्ग के सामने व्यक्त कर रहे हैं, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। और संचालक अपाहिज की अपंग की पीड़ा को कोई लेना देना नहीं है। कवि कहना चाहता है कि वो रोए, लेकिन वे इन दोनों रोने वाले दृश्यों को ज्यादा देर तक नहीं दिखाता, क्योंकि ऐसा करने से उसका कैमरा शायद थोड़ा सा आगे रह गया होगा, नहीं, ठीक है ना, पैसा होगा और वो समय की बर्बादी करेगा, इस कारण से वो उसको बता नहीं पाता है। तो ये आपके जो पद्य खंड था, पद्य खंड के अंतर्गत ये जो आपके 2 अथवा के अंदर बड़े जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके अंक जो हैं वो 3 होते हैं और 60 से 80 शब्दों के बीच में आपको देने होते हैं। तो बोर तो नहीं हो रहा? अच्छा, कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट को पहचानती थी। मेरे नाम का एक दरवाजा था और एक खिड़की मुझे जानती थी। क्या बात है। चलो आगे चले। अगला है जो गद्य खंड से है अपना, कि चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? बिल्कुल, अब बात यहां समझो आप। भारतीय जो कलाकार है वो सार्वभौमिक स्तर पर इतने प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाए, और जबकि चार्ली ने उस सीमाओं को लांघा है और एक कला को लोकतांत्रिक बनाने का कार्य किया। ऐसे कौन से कारण हैं जो उसने अपने इस पूरे विश्व के ऊपर एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है? क्योंकि चार्ली की जो सारी फिल्में हैं वो भावनाओं पर टिकी है, बुद्धि पर कम टिकी हुई है।
बात यह है कि हमारा जो कला का संसार है या जो हमारा फिल्में हैं और इनके जो नायक हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि लोग मुझ पर हंसे या मैं हंसी का पात्र बनूं। हाँ, मेरी वजह से हंसे, यह हर एक कलाकार चाहता है। तो यही वजह, लेकिन जो चार्ली चैपलिन है, चार्ली चैपलिन ये लोगों को मौका देता है कि लोग उस पर हंसे। तो यही है कि वो जो करुणा हास्य, और हमारे यहाँ पर करुणा और हास्य का मेल भी नहीं है। हालांकि तुलसीदास का एक बड़ा अच्छा, अभी जो अपने पाठ्यक्रम में भी है, लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप, और वहां उन्होंने अद्भुत प्रयोग किया उसका, वो बड़ा अच्छा आ गई कि वो जो ही हनुमान जी वो संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, इधर राम विलाप कर रहते हैं, तो तुलसीदास ने उस सोरठे के अंदर लिखा भी है कि जो आ गए वो करुणा में तभी आए हनुमान, जो करुणा में वीर रस, अर्थात उत्साहित हो गए सारे वानर वगैरह। तो ये प्रयोग तुलसीदास ने भी किया है। तो भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र रस को महत्व देता है, परंतु हास्य और करुणा रस को परस्पर विरोधी मानकर दोनों एक साथ नहीं रखा जाता। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र में त्रासदी और करुणा को जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। त्रासदी और करुणा हर किसी के जीवन में विद्यमान होती है। हास्य मात्र मनोरंजन का साधन होता है, जो कभी कभार जीवन को में आकर उसे हल्का बना देता है। यही कारण है कि इसे हमारी रचनाओं में दूसरों को हंसाने मात्र का साधन नहीं माना गया है। जब हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें त्रासदी और करुणा का सामंजस्य देखने को तो मिलता है, लेकिन हास्य का समावेश मात्र विदूषक, अर्थात वहां के जो जोकर है, वहीं तक रह जाता है। हम स्वयं पर हंसना श्रेष्ठ, हाँ, वह अपनी चेष्टाओं से कुछ क्षण के लिए लोगों को हास्य का भाव पैदा करता है, लेकिन कथा पुनः किस ओर, उस ट्रेजेडी की ओर या त्रासदी की ओर और करुणा के भाव में डूब जाती है। हम स्वयं पर हंसना श्रेयस्कर नहीं समझते, ये बात अभी का, लोग हम पर हंसे ये हम कभी नहीं चाहते हैं, जबकि चैपलिन क्या करता है, खुद पर हंसने का मौका देता है। अब रामायण और महाभारत में कुछ ऐसे दृश्य हैं जहां पर करुणा के साथ हास्य बताया जाता है, लेकिन वो भी नायक के साथ में नहीं है, क्योंकि रामायण और महाभारत में जो हास्य है वह भी दूसरों पर है। संस्कृत के नाटकों में विदूषक है, वो राज व्यवस्था के व्यक्तियों से कुछ परिहास अर्थात मजाक अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। इसके विपरीत चार्ली चैपलिन की फिल्मों में त्रासदी, करुणा और हास्य का सामंजस्य दिखाई देता है। भारतीय काव्य शास्त्र में हास्य दूसरों को लेकर होता है, हंसी में करुणा की स्थिति नहीं होती है, और यही वजह है कि वो हमारे सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं आता है। बड़े प्रश्न है, थोड़ा विस्तार से देना पड़ेगा अपन को। अगला है, आम्बेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन खत्म करने का चाहा था, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए उसने क्या कहा, एक तो भौतिक स्थितियों, फिजिकल और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया। बिल्कुल, अगर मान लो किसी को भौतिक सुविधाएं अच्छी मिलेगी और उसकी जो जीवन के अंदर मिलने वाली सुविधाएं हैं ये होगी, तो वो जो जातिवाद का जो खत्म है वो हो सकता है। प्रश्न को ढंग से समझ के उत्तर देना है। तो तर्क दिया है, क्या इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि अगर व्यक्ति की जो भौतिक स्थितियां हैं वो अच्छी होगी और उसका जीवन स्तर, उसके जीवन के अंदर अनेक सुविधाएं होगी, तो आसानी से वो बराबरी कर सकता है। तो उचित तर्कों के साथ कथन को स्पष्ट कीजिए। तो हम इस कथन से सहमत हैं। पहली बात तो हाँ, हम अंबेडकर जी के इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने भावनात्मक समत्व की दृष्टि से मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहता। समाज में भावनात्मक समतुल्य लाने के लिए समान रूप से, जब तक व्यक्ति को समान भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी तब वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उपलब्ध करानी होगी। समाज में जाति प्रथा समाप्त करने के लिए समता ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो समता के लिए उन्होंने 3 बातें कही थी, आपको पता होगा। भाई देखो, शारीरिक रूप से मनुष्य बराबर नहीं होते, लेकिन हमारा जो समाज है वो किस आधार पर भेदभाव करता है, जो मनुष्य के बस की बात नहीं है। और बस की बात कौन सी नहीं है? जन्म लेने की। भाई मनुष्य किस कुल में, किस धर्म में, किस जाति में जन्म ले, ये उसके बस की या उसके हाथ की बात नहीं है। लेकिन हमारा समाज क्या करता है, उसी आधार पर कि उसने उस धर्म के अंदर, उस जाति के अंदर, उस कुल के अंदर जन्म लिया है,
इसलिए इसके साथ में भेदभाव किया जाता है, जो मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। हाँ, क्षमता के आधार पर बात कही जा सकती है, तो समता ही सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य को समान अवसर मिलेगा तभी तो अपनी बात रखने में समर्थ होंगे और उनकी परेशानियों को सुना जा सकेगा। किसी भी समाज में भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है जब सभी को समान भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। समाज में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए समता आवश्यक तत्व है। मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी हो सकता है जब वो प्रयास कर रहा है। कब करेंगे? जब उनको समान भौतिक सुख सुविधाएं मिलेगी और प्रयास किया जा रहा है। आगे एक उदाहरण भी होगा इसका, तो सुविधाएं उपलब्ध हुई। समाज में जाति प्रथा के, हाँ, तो मूल्यांकन तभी हो सकता है जब वो अवसर समान मिले। अतः पहले जातिवाद का उन्मूलन हो, सभी को समान भौतिक सुविधाएं मिले और उसके पश्चात जो भी श्रेष्ठ हो वही उत्तम व्यवहार के हकदार हो। समाज में जाति प्रथा का उन्मूलन समता का भाव होने से ही हो सकता है। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी हो सकता है जब समान अवसर मिलेंगे। अब जैसे मान लो एक उदाहरण है, अब मान लो एक बच्चा शहर की कोचिंग और उच्च स्तरीय विद्यालयों में पढ़ रहा है। एक बच्चा है जो बड़े कोचिंग के अंदर पढ़ रहा है कि उसको भौतिक सुख सुविधाएं और जीवन के अंदर अच्छी सुविधाएं मिली है, इसलिए वो बड़ी कोचिंग के अंदर पढ़ रहा है। एक बच्चा गांव की सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है ना। अब उनके बीच में अगर प्रतिस्पर्धा होगी तो निस्संदेह जो उच्च स्तरीय विद्यालयों में पढ़ रहा है और जो बड़े कोचिंग्स के अंदर पढ़ रहा है वो बच्चा जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो पीछे रह जाएगा। तो वही बात है कि शहर में कोचिंग और उच्च स्तरीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी व सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच स्पर्धा में कोचिंग और उच्च स्तरीय विद्यालयों का विद्यार्थी ही जीतेगा। अतः जातिवाद को समान जब तक भौतिक सुविधा नहीं मिलेगी तो उसका विकास नहीं हो सकता, ठीक है। विकास उसी समय होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो, अच्छा प्रश्न था ये भी। चलो, अब ये जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, ये जो कवि परिचय है और लेखक परिचय ये अथवा में पूछे जाएंगे, ठीक है। जहां तक है, जब तक जो अपना ब्लूप्रिंट आया हुआ है उसके आधार पर या तो आप एक याद कर लो, या तो कवि परिचय सारे याद कर लो, या आप ये लेखक परिचय याद कर लो। तो तुलसीदास के बारे में, भक्ति काल के कवि थे ये, ठीक है ना। सगुण काव्य धारा के राम भक्त शाखा के कवि थे। चलो, तो इन प्रश्नों के आगे अपन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर, ये आपका है वितान से जो सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे ज्यादा अंक भार वाला प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न, क्योंकि ये 6 नंबर का है, ठीक है ना, निबंध भी अपने उतने मार्क अंक का नहीं है, ये सबसे बड़ा अंक भार का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन तथा उचित जल प्रबंध की विशेषताओं, यहाँ पर एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में और जल प्रबंध की विशेषताओं के बारे में पूछा है, उसका उल्लेख करना है। और अगला एक और डाल दिया इसके कि इसके नष्ट होने के कारणों पर प्रकाश डाले कि इसके सभ्यता के नष्ट होने के कारण क्या थे। तो हमने पहला लिया सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं, क्योंकि ये तो नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा नगर हैं वो सुनियोजित तरीके से बसाए गए थे। तो मोहनजोदड़ो की नगर योजना जो बेमिसाल है। यहाँ की सड़कें अमूमन जो है वो सीधी जाती है और शहर से जुड़ी हर चीज अपने स्थान पर है। मुख्य सड़क की चौड़ाई 33 फुट है और सड़क के दोनों ओर घर है, परंतु घरों के जो दरवाजे हैं वो गलियों में। अपने जो मेन रोड होती है, हम मेन रोड वाला प्लॉट ज्यादा चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेन रोड का नहीं, मुख्य सड़क है उसके किनारे घर है, लेकिन जो मेन दरवाजे खुलते हैं वो गली के अंदर खुलते हैं। तो और परंतु घरों का दरवाजे गलियों में है, सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां है, ये सबसे अच्छी बात। सिंधु सभ्यता के सुनियोजित ढंग से नगर बसाए गए थे। हर जगह एक आकार की पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। हर नगर में अन्न भंडार गृह, स्नानघर आदि थे। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी थी या फिर आड़ी थी। आज वास्तुकार इसे क्या कहते हैं, ग्रिड प्लान। ये पूछा गया था, पूछा जा चुका है बोर्ड के अंदर प्रश्न, ग्रिड प्लान से आप क्या समझते हैं। तो आज की सेक्टर मार्कअप जो कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को बिल्कुल कैसा बनाता है, बिल्कुल नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। रासिलिया व चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जा सकते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो प्लान चल रहा था, जैसे उन्होंने नियोजित शहर बसाया था, वैसा वैसा ये ब्रासिलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद में देखने को मिलता है, जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए। लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश होती है, इस पर भी बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता
की स्थापना की थी और उसमें नगर नियोजन और वास्तु कला की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये था उसकी नगर नियोजन की विशेषताओं को लेकर। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंध की विशेषता, क्योंकि मैंने अभी कहा था ये 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको बड़े विस्तार के साथ में आपको देना है। तो जल प्रबंध, क्योंकि लेखक ने स्वयं कहा कि क्या हम इसको सुनियोजित कुओं का प्रबंध, पानी की निकासी वगैरह देखकर क्या हम इसे जल संस्कृति कह सकते हैं? ठीक है ना। तो वही है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था और इसमें लगभग 700 कुएं थे। प्रत्येक घर में स्नानघर व जल निकासी की व्यवस्था थी। अतः लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कहा है। मोहनजोदड़ो के घर के अंदर से निकलने वाला पानी या गंदा पानी नाले के माध्यम से बड़ी नालियों में जाकर मिलता था। कहीं कहीं नालियां ऊपर से खुली होती थी, लेकिन अधिकांश जो नालियां थी वो ऊपर से ढकी हुई थी। उनकी जल निकासी प्रणाली बहुत सर्वोच्च और उत्तम थी। इस नगर में एक महाकुंड भी मिला है जो लगभग 40 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा है। सिंधु सभ्यता में जल का प्रबंध व उपयोग बहुत ही समझदारी से किया जाता था। जल की निकासी, सामूहिक स्नानगार आदि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग जल प्रबंध के प्रति बिल्कुल सचेत थे। यह हो गया जल प्रबंध की विशेषताएं। और अगला इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया था कि इसके नष्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो लेखक का अनुमान है, लेखक के अनुसार इसकी सभ्यता के नष्ट होने का क्या कारण है। लेखक का अनुमान है कि धीरे धीरे वर्षा की कमी और फिर बाद में वर्षा की कमी और रेगिस्तान का प्रसार होना शुरू हो गया। इसके साथ ही भूमिगत जल जो था उसका अत्यधिक उपयोग करने के कारण वो भी, इसका स्तर भी घट गया और प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण जल की कमी हो गई और यही वजह थी कि वो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग उजड़ गई। ठीक है, तो ये अपना एक 6 नंबर का जो प्रश्न था वो आपका पूरा होता है। आगे है ये 8वां के अंदर, तो प्रकृति व औरत के संबंध में, एक तो प्रकृति से संबंधित और औरत के संबंध में एन फ्रैंक के विचारों का सविस्तार, डायरी के पन्ने, बहुत चर्चित डायरी इनकी, ठीक है ना। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शुमार है ए डायरी ऑफ यंग गर्ल, जो अंग्रेजी भाषा के अंदर है, बाकी मूल तो इसकी भाषा क्या है, डच। तो प्रकृति के संबंध में एन फ्रैंक के विचार क्या थे। तो प्रकृति के प्रति एन का जो व्यवहार था वो बिल्कुल आत्मीयता था। कारण क्या था कि वो 2 साल तक उस अज्ञातवास में रही। ठीक है ना, जो लोग जेलों के अंदर या बंद कमरों के अंदर रहते हैं उन्हें उसकी कमी खलती है, महसूस होती है कि बाहर कितना खुली हवा है। तो प्रकृति के प्रति एन का आत्मीयता थी। एन का मानना था कि प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती है। नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाजें, चांदनी और खिलती कलियां, ये सब व्यक्ति को एक जादू में बांध देती है। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है, कई लोग समय समय पर आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते हैं कि वे कब आजाद होंगे और प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति को देखना व्यक्ति को शांति और आशा की भावना से सरोबार कर देता है। प्रकृति विनम्रता का उपहार देती है और इससे बड़े से बड़ा धक्का भी व्यक्ति हिम्मत के साथ में झेल जाता है। ठीक है ना, तो प्रकृति के संबंध में एन के विचार थे। औरत के बारे में काफी कुछ एन फ्रैंक ने खुले तौर पर अपने विचार रखे थे। ठीक है ना, और उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, मौत के खिलाफ मनुष्य। ठीक है, तो एन ने मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीरों को जितनी तकलीफ, पीड़ा और बीमारियों, यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती है। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है। जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकेला दिया जाता है। एन का मानना है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही शारीरिक रूप से, आर्थिक आजादी के आधार पर शासन किया है। वे अपनी मर्जी से हर कार्य करते रहे हैं। औरतें अब तक अपनी बेवकूफी के कारण ये अन्याय सहती रही है। अब ये स्थिति बदल गई है। किस कारण से? शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों को जागरूक किया है। कुछ देशों में उन्हें बराबरी का हक भी दिया है। समाज में संवेदनशील पुरुष जो औरतों के हक में चल रहते हैं, पुरुष व औरतों ने इस अन्याय को गलत माना है। आज औरतें पूर्ण आजादी चाहती है। एन चाहती है कि औरतों को पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाए, क्योंकि औरत ही मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने में पीड़ा सहती है। एन चाहती है कि औरत को बच्चे जन्ने चाहिए, क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है। वह उन मूल्यों को
व्यक्तियों की निंदा करती है जो समाज में औरतों को सम्मान नहीं देते हैं, वह उन नहीं देते हैं और जो समाज में औरतों को सम्मान नहीं देते, वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है। उसके भीतर भविष्य को लेकर आशा व सपने हैं और उसे उम्मीद है कि आगामी सदी में औरतों द्वारा बच्चा पैदा करने की वाली स्थिति बदलेगी और उन्हें ज्यादा सम्मान का हकदार माना जाएगा। ये थे औरत के संबंध में इसके विचार। तो बच्चों, वितान के अंतर्गत जो अपने 6 नंबर का प्रश्न जो पूछा जाता है वो हमने उसको किया। अब आपका आता है सब प्रसंग व्याख्यान। एक आपके काव्य खंड से होगी और एक होगी आपके गद्य खंड से। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए विशेष तौर ध्यान रखो। सब प्रसंग, मैंने पिछली बार भी बताया था, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। सब प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष, ये चीजें होती है। आप चाहो तो संदर्भ और प्रसंग अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो संदर्भ में स में अर्थात संदर्भ में कविता का परिचय, उसके कवि का नाम, ये सारी चीजें आते हैं और प्रसंग में किसके बारे में ये कविता बात कर रही है। तो चलो देखते हैं अपन सब प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता क्या है? बात सीधी थी पर में से अवतरित है। ये कविता नई कविता आंदोलन के, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। सब तो जानते कि कवि कुंवर नारायण है, लेकिन कुंवर नारायण किस वाद से, किस आंदोलन से जुड़े थे? ये प्रयोगवादी कवि भी है और नई कविता आंदोलन के भी प्रमुख हस्ताक्षर हैं। तो नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं में संकलित है। अब इसका जो प्रसंग है, इस पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि कथ्य के अनुसार कविता की भाषा, जो अपना कथन है, जो कहना चाह रहे हैं, उसके अनुसार वो कथन कैसा होना चाहिए? सहज, सरल और बोधगम्य होना चाहिए। सीधी बात को हम सहज सरल भाषा द्वारा प्रभावशाली बना सकते हैं। अगर आपकी बात सीधी है, सरल है, तो उसको सीधे सरल शब्दों के अंदर कहनी चाहिए। और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा दुरूह बन जाती है, अर्थात जिसको वहन करना मुश्किल हो जाता है। चलो अब इसकी व्याख्या भाग अपन देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को अर्थात दुविधा को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। जब कवि कविता को अलंकृत, चमत्कारी तो क्लिष्ट भाषा का वो प्रयोग करता है, जब अपने कथन में वो बात को क्लिष्ट, चमत्कारिक, पांडित्यपूर्ण ऐसा कुछ करता है तो वो लोगों को समझ में नहीं आती है। तो वही बात है, अलंकृत, चमत्कार और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करता है तो कथ्य की जटिलता उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप जो मूल संदेश के शब्दों के माध्यम से देना चाहता है वो शब्दों में उलझकर रह जाता है। कुंवर नारायण जी कविता का आरंभ करते हुए कहते हैं कि जो बात अभिव्यक्त करनी थी, जो उनको कहनी थी, वो बिल्कुल सीधी और सरल थी, पर क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से वो बात क्या हो गई? बिगड़ गई, उसका अर्थ खोने लगा। कवि कहते हैं कि वो सहज सरल बात कहना चाहता था, किंतु ऐसा करते समय भाषा की दुरूहता के कारण कथ्य उलझकर रह गया और बात की सरलता और स्पष्टता नष्ट हो गई। तब कवि ने भाषा के शब्दों को तोड़ना, भाषा को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए। तो उसने भाषा के अंदर कुछ अपेक्षित परिवर्तन किया। तोड़ना, मोड़ना, घुमाना फिराना, ये क्या है? भाषा के अंदर परिवर्तन करना। तो घुमा अर्थात भाषा में अपेक्षित परिवर्तन किए, ताकि क्यों कर रहा है? ताकि उसकी बात स्पष्ट हो जाए। लेकिन इससे क्या हुआ? जो जो वो क्लिष्ट भाषा का और चमत्कारिक भाषा का प्रयोग कर रहा था, क्यों क्यों उसकी बात जो थी वो और ज्यादा क्लिष्ट हो रही थी और ज्यादा कठिन हो रही थी। घुमाया फिराया अर्थात भाषा में अपेक्षित पर, ताकि उसकी बात स्पष्ट हो जाए, किंतु इससे बात और भी कठिन हो गई। क्यों? कि अच्छी बात और अच्छी कविता का बनना सही बात का सही सबसे जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो सहूलियत के साथ में हो जाता है। ठीक है ना। तो ये इसकी व्याख्या थी। तो कविता का पहले समझो, जो नई कविता है वो बिल्कुल नीरसता को लेकर हुई है। वहां भाषा की सहजता की बात नए कवि करते हैं, जो उनका बात सीधी और सरल है वो उसी भाषा के अंदर कहते हैं। अगला है इसके विशेष को लेकर बात आती है। इस पद्यांश में कवि ने सहज, सरल,
तथ्य को सहज और सरल माध्यम द्वारा अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया पर बल दिया है। ऐसा करने से अभिव्यक्ति की सरलता का भाव स्वतः प्रकट हो जाता है। ये मेन बात हुई थी विशेष के अंदर। अब इसके अंदर देखा है आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ, बिल्कुल है। देखो मैंने पिछली बार भी कहा था, बच्चे अक्सर ये डाउट करते हैं कि सर विशेष कितने होने चाहिए, तो मैंने उनको पहले ही बताया था विशेष 4 से 5 होने चाहिए। अब विशेष मतलब उस काव्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो रही है वो एक विशेष होगा। फिर बाद में भाषा की कौन सी विशेषता है, जैसा मैंने कहा कि खड़ी बोली है, आप अगर इसमें लिखते हो कि प्रस्तुत पद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ तो ये विशेष नहीं हुआ। खड़ी बोली की कौन सी विशेषता, इसमें खड़ी बोली में आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब ये क्या है, आम बोलचाल की टेढ़ा हो जाना, टेढ़ी फंस जाना, और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। बात की चूड़ी मर जाना, ठीक है ना, बात का पेचीदा हो जाना, ये क्या प्रतीकात्मक बात। मुक्त छंद का प्रयोग द्रष्टव्य है, जरा पेचीदा आदि, ये क्या उर्दू का शब्दों का भी इन्होंने बड़ा ही सहज प्रयोग किया है, ठीक है। क्योंकि नई कविता अलंकारों से सरोबार नहीं रहती, अलंकृत नहीं है उसके अंदर, वो अलंकारों का तो विरोध कर रहे हैं नए कवि तो, चलो क्योंकि वो चमत्कारिक नहीं, अपने कथन को सरलता के साथ में स्पष्ट करने की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट, अथवा के अंदर आपको पूछा है कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह है आपका बादल राग। बादल राग से यह अवतरित है, और मैंने जैसा कि निराला जो है, निराला को बादल बड़ा प्रिय विषय है उनका, क्योंकि बादल का व्यक्तित्व और निराला का व्यक्तित्व एक जैसा है। जैसे कि बादल के अंदर भी सृजन और ध्वंस करने की ताकत एक साथ समाहित रहती है, वैसे ही निराला भी क्या है, नव सृजन और ध्वंस की बात वो करते हैं, और वो विध्वंस की कौन सी पुरानी मान्यताओं की बात करते हैं, ठीक है ना, और नए का वो सृजन करना चाहते हैं, ठीक है। इस कारण से बादल उन्हें बहुत आकर्षित करता है। तो यहाँ अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल पर जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से अवतरित है, और इसके रचयिता छायावादी और प्रगतिवादी, क्योंकि निराला छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों से एक थे, और बाद में इन्होंने प्रगतिशील विचारधारा का भी समर्थन किया था। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसमें कवि ने बादल को विप्लव और क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित रहती है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी है, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। चलो व्याख्या में कवि निराला कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे अट्टालिका नहीं रे, यहां भी क्या है, जो वंचित लोग हैं, वंचितों की अनुगूंज यहां पर प्रतिध्वनित हो रही है। अट्टालिका नहीं रे, सदा पंख पर ही होता है जल प्लावन, ये भी है, ठीक है ना, और विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं, वो यह भी करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, वंचितों का वो प्रतिनिधित्व करती है क्रांति। तो कवि निराला कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है, क्योंकि इन भवनों के अंदर उन लोगों की आहें, उन लोगों की चीखें, उनके शोषण की आवाजें व्यक्तियों को सुनाई देती है, क्योंकि उन्होंने जो बड़े महलों का निर्माण किया है, उन लोगों का शोषण कर करके उन्होंने उन ऊंचे अट्टालिकाओं का निर्माण किया है। सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। कवि कहते हैं कि ऊंचे भवनों में भय और त्रास का निवास है, इनमें रहने वाले लोग हमेशा डरे रहते हैं, क्योंकि क्रांति जब होती है तो क्रांति तो वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। क्रांति के अंदर सम्मिलित लोग आम निम्न लोग होते हैं, और ये बड़े लोगों के खिलाफ की जाती है। तो जब भी क्रांति होती है तो ये जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो डरे हुए रहते हैं। तो सदैव गरीबों का, कवि कहते हैं कि ऊंचे भवनों में भय और त्रास का निवास में रहने वाले लोग हमेशा डरे रहते हैं। वर्षा से जो बाढ़ होती है वो सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है, क्योंकि जो बाढ़ का भयंकर रूप है वो कीचड़ के अंदर ही अपन को देखने को मिलता है। ये जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो अधिक प्रसन्न होता है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होते हैं। निम्न वर्ग के बच्चे कोमल शरीर के होते हैं, और रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो चाहे रोग हो, चाहे शोक अर्थात दुख हो, वो सदैव स्थिति के एक समान स्थिति के अंदर रहते हैं। आशय यह कि निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति करते हैं तथा समृद्ध लोग उनसे डरे रहते हैं।
समृद्धि में पले कोमल शिशु क्रांति की ज्वाला नहीं सह सकते, जबकि निम्न वर्ग के कोमल शिशु ऐसे संघर्षशील होते हैं जो रोग और शोक में भी हमेशा मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के अंदर दुख देखे हैं, कष्ट देखे हैं, इसलिए वो रोग हो चाहे शोक हो वो खुश रहते हैं। अब आते हैं विशेष पर। तो यहां पर सबसे विशेष बात है कि पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया, ठीक है, उसके शोषण के खिलाफ बात कही है। प्रतीकात्मक भाषा है, तत्सम शब्दावली से युक्त है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको तत्सम तद्भव जैसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। यहां मैंने लिख दिया तत्सम शब्दावली से खड़ी बोली है, खाली आप लिखते हो खड़ी बोली का प्रयोग है तो पूरे, अगर मान लो आरोह भाग देखें अपन तो उसके अंदर एक तुलसीदास को निकाल दे तो बाकी खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली की कौन सी विशेषता वो आपको लिखनी होती है। पंग पर, अंगना अंग पर, आतंक अंग, इसमें अनुप्रास अलंकार है, और मुक्तक छंद, मुक्त छंद का प्रयोग, क्योंकि ये मुक्त छंद के प्रेरणा माने जाते हैं, इन्होंने काव्य के अंदर मुक्त छंद की बात की गई है। चलो अगला है आपका गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, ऐसा कोई मुझे कमेंट वगैरह दिया नहीं कि आप सप्रसंग गद्यांशों की भी व्याख्या करें, वही है आप इसको पूरा पढ़कर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे चलें, ठीक है। चलो ये भी अथवा में है आपके। अब है स्वयं को, ये आपके जो रचना लेखन है जिसमें कार्य जो आपका अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, निविदा, इनमें से आपको 2 अथवा में देकर पूछा जाएगा। तो यहां पर मैंने दिया है कि स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये हो गई, किसके बारे में लिखना, सुनिश्चितता हेतु एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। अब अर्धशासकीय पत्र जो लिखे जाते हैं ये एक तो स्मरण पत्रों के जवाब में लिखे जाते हैं, और ये इसके अंदर थोड़ा सा व्यक्तिगत भाव होता है। जब एक अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कोई सूचना लेनी हो तब वो अर्धशासकीय पत्र वगैरह वो लिखकर, तो इसके अंदर थोड़ा सा फॉर्मेट आप ध्यान रखना, क्यों अक्सर आप फॉर्मेट के अंदर ही गलती कर देते हैं। तो ये राजस्थान सरकार की ओर से है, ये बीचों बीच के अंदर, और थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना है। अब जो कार्यालय का नाम है अगर अपन यहां लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहां लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर बाद में उसके जस्ट बाद में अपना आएगा अर्धशासकीय क्रमांक, मतलब क्रमांक आएंगे, लेकिन क्रमांक से पूर्व अपन को क्या करना है, अर्धशासकीय जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे अपन ने इसका पहला वर्ण ले लिया सीवी 2022-23 1018, ये हो गए इनके क्रमांक, और इसी के सामने क्या होगी, दिनांक होगी। फिर कौन ये पत्र लिख रहा है, सचिव, जो हमको शासन सचिव मानते हुए लिखना है, तो सचिव शासन सचिवालय जयपुर। अब देखो फिर होगा संबोधन, इसमें विषय का प्रयोग नहीं होगा, सेवा में वगैरह नहीं, क्योंकि एक कर्मचारी, क्योंकि इसमें मैंने अभी कहा ना एक व्यक्तिगत भाव होता है, अर्थात एक दोस्तानापन होता है इसके अंदर। तो प्रिय श्री का प्रयोग तो आपको याद रखना, महोदय और विषय का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो प्रिय श्री अगर नाम दे रखा तो नाम, नहीं तो प्रिय श्री लिखकर आप उसको डॉट डॉट कर दो। तो राजस्थान के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के आधारभूत केंद्र हैं, इनमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, अतः शैक्षणिक वातावरण निरंतर बनाए रखने के लिए विषय अध्यापकों की नियुक्ति, रिक्त पदों पर समायोजन द्वारा शिक्षण, समयबद्ध कार्य योजना एवं शैक्षणिक, थोड़ा सा ये हो गया, शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी चाहिए। इससे उत्तम व गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित होगा। आशा है आप अपनी श्रेष्ठ भूमिका से इस पुनीत कार्य में सफल होंगे। उसके बाद में अपन को हस्ताक्षर, अगर मान लो नाम दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो खाली हस्ताक्षर, और कोष्टक के अंदर हस्ताक्षरकर्ता का नाम देना होता है। और फिर बाद में इसके प्रतिलिपि सूचनार्थ, या नीचे जिसको पत्र ये भेजे जा रहे हैं उसके हस्ताक्षर जो लिखा है उसी के। यहां पर एक और बात, बहुधेय का प्रयोग इसमें नहीं होगा। यहां अपन लिख सकते हैं आपका सद्भावी, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया, आपका सद्भावी या शुभेच्छु, आपका सद्भावी या शुभेच्छु, शुभाकांक्ष, सद्भावी, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां बहुधेय का प्रयोग नहीं होगा। ये विशेष बात याद रखना, बहुधेय का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो आपका सद्भावी, शुभाकांक्षी या शुभेच्छु ऐसे शब्द, और इसी के सामने जिसको ये पत्र लिखा जा रहा है
उसका नाम पता वगैरह होगा। तो समस्त संस्था प्रधानों की ये प्रतिलिपि किसको सूचनार्थ दी गई है, समस्त संस्था प्रधान। वो प्रतिलिपि सूचनार्थ यहाँ पर नीचे लिख देना है, समस्त संस्था प्रधान राजस्थान। तो एक ये है आपका अर्थशास्त्र। बच्चे अक्सर इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये फॉर्मेट अपन को ध्यान रखना है। चलो, अथवा में अपन ने ली है क्या, निविदा, टेंडर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। ज्ञापन, अधिसूचना, विज्ञप्ति, निविदा और अर्थशास्त्रीय पत्र, इनमें से अथवा में पूछा जाएगा। चलो, तो निविदा के लिए टेंडर होता है, ठीक है ना, उसका फॉर्मेट कर अखबार वगैरह के अंदर देखना, खूब सारी निविदाएं, टेंडर वगैरह, ई निविदाएं वगैरह आती है, उसका फॉर्मेट अपन अखबार के अंदर भी देख सकते हैं। तो जो लिख रहा है उसका पता हो गया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये हो गया जोधपुर का क्रमांक, राजकीय उच्च माध्यमिक 2022-23, और इसी के सामने क्या हो गई आपकी दिनांक हो गई। फिर है निविदा। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर में विभिन्न परीक्षा सामग्री किस सत्र में 22-23 के लिए मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाएं इस विद्यालय में दिनांक 30/1/2023 साय 5 बजे तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्त सामग्री विद्यालय में भेजनी होगी, अन्य विशिष्ट कारण व शर्तें नियमानुसार होगी। तो प्राप्त निविदाएं कब होनी चाहिए, इतने दोपहर 10 बजे तक खोली जाएगी, ठीक है। अब सामग्री का विवरण दे दिया अपने, उसके अंदर एक कॉलम बनाना होगा अपन को। तो क्रम संख्या 1 स्टेशनरी सामान, अनुमानित राशि, भाई कोई भी काम शुरू करते उसका अनुमान तो लगाते हैं, तो अनुमानित राशि, और यहाँ आपको कोष्टक में लिखना पड़ेगा वो किस में, लाखों में है, हजारों में है, करोड़ों में है। तो हमने अनुमानित राशि हजारों में, धरोहर राशि जो वहां पर रखी जाएगी वो रुपए में है, और शुल्क भी रुपए में, और अवधि कितने दिन के अंदर होनी चाहिए। तो स्टेशनरी सामान हजारों में तो 50,000 लिख दिए, और यहाँ धरोहर राशि 5,000 कर दी, और शुल्क जो है उसका 500 रुपए, इस तरीके से अपन को। और फिर अपन नीचे लिख सकते हैं आवश्यक शर्तें। आवश्यकता है कि खुली हुई निविदाएं मान्य नहीं होगी, क्योंकि मोहरबंद निविदाएं मांगी है, सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, क्योंकि काम अपना है तो आगे वाले की नहीं मान्य होगी। और फिर हस्ताक्षर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर, ये एक जो है वो एक निविदा का प्रारूप है, आपको प्रारूप बताना है उसके, किस प्रकार से निविदा या टेंडर लिखे जाते हैं, ठीक है कर। इसके बाद में जो आपका प्रश्न बनता है वो है निबंध। जैसा कि मैंने निबंध के बारे में भी कहा है, आपको जो पूछा जाता है देश से संबंधित कोई आर्थिक समस्या को लेकर, सामाजिक समस्या को लेकर, राजनीतिक समस्या को लेकर, ठीक है ना, उसके संबंधित आपको प्रश्न निबंध पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ आंकड़े वगैरह उसके अंदर याद रखने होते हैं, और अखबार वगैरह जो आपकी निबंध में, जैसा कि कहा जाए, निबंध जो होता है वो एक हमारे विचार होते हैं। जो एक निबंध एक ऐसा खुला मंच है जहां हम बेबाक होकर बिना डरे हुए अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं कि अपन को कितना उसके विषय से संबंधित अपन को जानकारी है। तो आत्मनिर्भर भारत जैसा कि चल रहा है, स्त्री सशक्तिकरण जो सामाजिक उद्देश्य से युक्त होता है, तो उससे संबंधित आपको आंकड़े इकट्ठे करने होंगे। प्रदूषण जो पर्यावरण की समस्या को लेकर विश्व के अंदर है उसके बारे में होगा, और कोरोना काल के अंदर पहला सुख निरोगी काया, तो शरीर के स्वास्थ्य को लेकर है, तो इससे संबंधित अपन निबंध कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो पेपर था वो आपका संपन्न होता है इस आशा के साथ में कि इस पेपर में जो भी प्रश्न उत्तर थे, जो बहुत मेहनत के साथ में और बहुत परीक्षा उपयोगी के हिसाब से आपके सामने रखे गए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि इस पेपर को पढ़कर, देखकर आप जो बोर्ड परीक्षा में है उसके उत्तर आप उचित प्रकार से दे पाएंगे। तो चलते चलते एक रुबाई और उसके बाद में अपन समाप्त करते हैं इस क्लास को। तो हरिवंश राय बच्चन की एक रुबाई आपको सुनाता हूं कि यम आएगा लेने जब तब खूब चलूंगा पिहाला, यम आएगा लेने जब तब खूब चलूंगा पिहाला, पीड़ा संकट कष्ट नरक के क्या समझेगा मतवाला, यम आएगा लेने जब तब खूब चलूंगा पिहाला,
पीड़ा संकट कष्ट नरक के क्या समझेगा मतवाला। क्रूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के। क्रूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों से। डंडों की जब मार पड़ेगी आड़ करेगी मधुशाला। यम आएगा लेने जब तब खूब चल